हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 61 की, जो कि 27 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु की संरचना और आज इसमें पढ़ेंगे हम बोर का मॉडल, परमाणु मॉडल। बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, जिसमें उसने बात की थी अपने मॉडल की, परमाणु मॉडल की। लेकिन वो परमाणु मॉडल जब उसकी हमने कमियां पढ़ी तो हमने पाया कि वो इस बात को नहीं साबित कर पाया कि परमाणु किस तरीके से अधिक स्थिर है और वो स्थिर कैसे रह सकता है अगर स्थिर है तो इन्हीं कमियों को आगे बढ़ाते हुए एक मॉडल नया आया जो कि कहलाता है बोर का परमाणु मॉडल, जो कि इन सब कारणों को स्पष्ट रूप से बताता है, समझाता है कि कैसे स्थिर है एक परमाणु और अस्तित्व में रहता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका पाठ और आपके कार्यपत्रक आपको क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। चलिए बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था। तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व कैसे, किस प्रकार संभव है? आगे देखिए, हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वार्तुल पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इस दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी कि जो भी कमियां थी रदरफोर्ड की, उन्हें दूर किया नील्स बोर ने और अपना एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। मेन जो कमी थी उसकी क्या थी बच्चों? कि जो बाहरी आवरण है, यानी जो न्यूक्लियस है उससे बाहर का जो आवरण है, केंद्रक से बाहर का आवरण है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए। तो चलिए बच्चों, बोर का मॉडल पढ़ते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर 1885-1962 ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो प्रमुख विशेषताएं या अवधारणाएं इस प्रकार थी। पहली, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिकी के चारों ओर और केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्ष कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। दूसरा क्या है बच्चों? नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, ये केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर या कक्ष तक कूद सकते हैं। तो बच्चों, पहली कंडीशन जो उसने सॉल्व की वो ये की कि ये इधर उधर भटकते नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये एक निश्चित कक्षा में नाभिकी के चारों ओर घूमते हैं, इधर उधर नहीं जाते। और जो जिस तरह वो घूमते हैं उसका वो बेस्ड होता है कि ऊर्जा का स्तर कैसा है, उसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का स्तर कैसा है, और इस ऊर्जा के स्तर के कारण ही वो विकिरण नहीं करते बल्कि घूमते हैं। और अगर वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो कुछ ऊर्जा या तो सोखते हैं या छोड़ देते हैं। चलिए बच्चों, आगे। उन्होंने इन ऊर्जा कक्ष या कोशों को KLMN या संख्याओं n बराबर 1, 2, 3, 4 के द्वारा दर्शाया, जैसे K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, N बराबर 4। आगे है, परमाणु में सबसे बाहरी बाहरतम कक्ष का संयोजक कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। यानी कि जो बाहरतम कोश होगा वो संयोजक कक्ष, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो कहलाएंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन। आगे क्या है? किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2n², यानी जहां n ऊर्जा स्तर या कक्ष की संख्या होती है, 1, 2, 3, 4 है, सूत्र में दर्शाया जाता है। विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी K कक्ष में 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 2, L कक्ष में 2 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर 8, M कक्ष में 2 गुणा 3 का स्क्वायर 18। यानी कि ये क्या हुए बच्चों? कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में रह सकते हैं। आखिरी है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है अष्टक नियम के अनुसार। यानी अष्टक का नियम ये कहता है कि
कितना भी बड़ा या भारी परमाणु हो, उसमें जो भारतम या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी भारतम कोश बाहरी कोश में, वो 8 से अधिक नहीं हो सकती, उससे उस तक 8 तक या 8 से कम रहेगी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन, ये एक अपरमाणु कण की खोज जो जे चैडविक नामक के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था और उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था और इसका संकेत n था है। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिकीय में स्थित होता है। अंत है, परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिकीय में स्थित होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। यानी कि जो प्रोटॉन है और क्या है बच्चों, आपका न्यूट्रॉन है, वो एक ही जगह नाभिकीय में यहाँ रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ कक्ष के चक्कर लगाते हैं। ऐसे दर्शाया भी गया है बच्चों, देखो सोडियम और सोडियम और हाइड्रोजन का परमाणु संरचना को दर्शाया गया। अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं यही हैं, पहली और दूसरी। पहली क्या, कि विशेष कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरी, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने के लिए ऊर्जा सोखते हैं या ऊर्जा छोड़ते हैं बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वह अस्थिरता को ये नहीं बता पाया था कि अस्थिरता कैसे रोकी जाए किसी परमाणु की। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इसलिए कमीपूर्ण था। लेकिन जो बोर का मॉडल था वो बता रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेंगे कुछ ऊर्जा स्तर के साथ, तो वो स्थिर रहेंगे और अस्तित्व में रहेंगे, ना कि अस्थिर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सबसे बड़ी कमी दूर कर दी थी उसने। और एक चीज और बताई थी कि ये कक्ष में ऊर्जा स्तर के अनुसार घूमते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाएं। तो यह है 4 कक्ष, 1 2 3 4, ये 4 कक्ष हो गए। 4 कक्ष वाले परमाणु का चित्र ये है, ऐसा आप बना सकते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, न्यूट्रॉन क्या होता है और ये कहाँ स्थित होता है। तो बच्चों न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन एक अपरमाणु कण है जिसकी खोज जे चार्डविक नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की गई थी, और ये प्रोटॉन के साथ नाभिकीय में रहता है। ठीक है बच्चों, और इस पे कोई आवेश नहीं होता, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों। परमाणु का सबसे बाहरी या बाहरतम कक्ष जो संयोजक कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।